हमेशा खुश रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए, क्योंकि एक दिन यही हमारी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करेगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नाम है निशा। चैनल किस्से, कहानियां और किताबों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो नॉवल मैं लेकर आई हूँ उसका नाम है हर लास्ट विश। लिखा है अजय के पांडे ने। अजय पांडे की पहली नॉवल यू आर द बेस्ट वाइफ, जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया और मुझे ये नॉवल इस चैनल पर लाने के लिए सजेस्ट किया बृष्टि निम्बालकर और सौरभ नायक ने। आप दोनों को बहुत बहुत थैंक्स इतनी प्यारी बुक सजेस्ट करने के लिए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी पसंद की नॉवल की समरी इस चैनल पर आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगी उस नॉवल की समरी इस चैनल पर लाने के लिए। बात करते हैं आज की नॉवल की। नॉवल जिसका नाम है हर लास्ट विश। कहानी है विजय शर्मा की। दुनिया में 3 तरह के टीचर्स होते हैं। एक वो पढ़ाते हैं जो वो पढ़ाना चाहते हैं। दूसरे वो पढ़ाते हैं जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं। और तीसरे वो जो पढ़ाना चाहते तो हैं पर पढ़ा ही नहीं पाते। इसी तीसरी कैटेगरी में फॉल करते हैं मिस्टर विजय शर्मा, जिनकी कहानी आप सुनने वाले हैं। कहानी जो बहुत इमोशनल है। पहले बात करते हैं विजय की पर्सनालिटी की। विजय जो फिलहाल SRCC श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर काम कर रहे हैं। बहुत ही एवरेज लुकिंग इंसान है, देखने में भी और पढ़ाई में भी। विजय के शुरू से ही क्लास में कभी अच्छे ग्रेड्स नहीं आए। वो कभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। उसके पापा जो कि एक IPS ऑफिसर थे, मॉम जो कि एक जर्नलिस्ट है, दोनों ही बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, दोनों का एक नाम है। पर विजय इन दोनों की तरह बिल्कुल नहीं। उसका एक कारण इन दोनों के बीच के क्लैशेस भी रहे, क्योंकि विजय के पापा चाहते थे वो या तो IAS करे या IPS। वहीं मॉम चाहती थी कि विजय एक इंजीनियर बने। दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई होती रहती। विजय ने कभी भी अपने मॉम डैड को प्यार से बात करते हुए नहीं देखा था, पर एक चीज दोनों में बहुत कॉमन थी, वो था विजय के लिए प्यार। दोनों विजय को जी जान से चाहते थे और उसकी खुशी के लिए कुछ भी करना चाहते थे, पर अपनी इच्छाएं उस पर यही कहकर थोपते थे कि वो सिर्फ और सिर्फ उसकी खुशी चाहते हैं। और विजय की पर्सनालिटी इस सब के बीच में खो कर रह गई थी। विजय कभी भी किसी चीज के लिए रिवोल्ट नहीं करता था। उसका कोई अपना व्यू पॉइंट नहीं था। जो मम्मी पापा कहते थे वही कर लेता था। मम्मी कहती पापा की मत सुनो, पापा कहते मम्मी की मत सुनो। इस सब के बीच में वो डिसाइड ही नहीं कर पाता था कि उसे करना क्या है। पापा जो कि अपना सपना विजय पर थोपना चाहते थे, उन्होंने विजय से IAS और PCS के एग्जाम दिलवाए। 5 अटेम्प्ट विजय ने दिए, बट वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया। एक बार उसका PCS का एग्जाम क्लियर हुआ जरूर था, पर इंटरव्यू वो नहीं फेस कर पाया। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से उसके अंदर किसी के सामने बोलने के लिए कॉन्फिडेंस बिल्कुल था ही नहीं। अगर उसे पॉजिटिवली डिस्क्राइब करना हो तो कह सकते हैं कि विजय एक बहुत ही शाय इंसान है, जो कम बोलता है, इंटरैक्ट नहीं करता, बहस नहीं करता। उसकी कोई पर्सनल चॉइसेस नहीं है, कोई एम्बिशन नहीं है लाइफ में, कोई हॉबीज नहीं है, कोई लाइकिंग डिसलाइकिंग्स नहीं है। शायद उसने ये सब कुछ कभी किसी से शेयर नहीं किया, या ये सब कुछ सोचने का उसे मौका ही नहीं मिला, क्योंकि उसके ऊपर हमेशा मॉम डैड का प्रेशर रहता था। 5 बार IAS और IPS में फेल होने के बाद विजय बहुत टूट गया था, बहुत रो रहा था। तब उसकी मॉम ने अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू विजय को असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब SRCC में दिलवा दी थी, जहां पढ़ाने के अलावा विजय सब कुछ करता था। स्टूडेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करता था। अगर कोई टीचर नहीं आया तो वहां उसे भेज दिया जाता था, या फिर जो कॉलेज के इवेंट्स होते थे उनमें कौन आ रहा है, कैसे अरेंजमेंट्स हो रहे हैं, स्टूडेंट्स क्या क्या प्रोग्राम्स कर रहे हैं, कॉलेज मैगजीन में कौन सी फेक स्टोरीज छप रही हैं, ये सब कुछ विजय को देखना होता था। इसलिए उसे पढ़ाने के लिए टाइम मिलता भी नहीं था। विजय जो कि अब 30 साल का हो चुका है, तो घर वालों के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी विजय की शादी। ऐसे इंट्रोवर्ट लड़के से कौन लड़की शादी करेगी। बहुत सारी लड़कियां ये लोग देखने जाते और हर जगह से सिर्फ और सिर्फ रिजेक्शन ही मिलती, जिससे ये लोग बहुत डिसहार्टन हो जाते। विजय की मॉम जो इतनी कॉन्फिडेंट है, इतनी बोल्ड है, उन्हें ये देखकर बहुत बुरा लगता कि उनका बेटा किसी से बात कर ही नहीं पाता था। हर जगह से कह दिया जाता था कि हमें कोई गवर्नमेंट सर्वेंट चाहिए, अच्छी पोस्ट पर काम करने वाला लड़का चाहिए,
उन्होंने मैट्रिमोनी प्रोफाइल में चीजों को बहुत हाईलाइट भी किया था। उसकी पर्सनालिटी को पॉजिटिव दिखाने के लिए लिख दिया था कि वो स्मोक नहीं करता, ड्रिंक नहीं करता, उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। ये उसकी एक्चुअल में वीकनेस थी, क्योंकि कोई लड़की उससे बात ही नहीं करती थी, तो गर्लफ्रेंड कैसे बनेगी। एक लड़की जिसका नाम सोनाली था, उससे मिलने के बाद विजय की मॉम की आंखें खुल गई थी, क्योंकि हर जगह से कह दिया जाता था कि हमें एक गवर्नमेंट सर्वेंट चाहिए। सोनाली की मॉम ने भी यही कहा था। तब विजय की मॉम को बहुत गुस्सा आया था। उन्होंने कहा कि आपने विजय का प्रोफाइल नहीं देखा था क्या? तो उस लड़की ने अपनी मॉम से फोन ले लिया और कहा कि अगर आप सच सुनना चाहती हैं तो सुनिए, आपका बेटा जिसे बात करने का तरीका नहीं है, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, उससे कौन लड़की शादी करेगी? हर लड़की एक स्मार्ट और कॉन्फिडेंट हस्बैंड चाहती है, इसलिए मैं रिजेक्ट कर रही हूँ। आपके बेटे जैसे बुद्धू और बेवकूफ दिखने वाले लड़के से कौन शादी करेगा? विजय की मॉम ने फोन रख दिया था। सच्चाई से आप कितना भी दूर भागो, पर वो तो आपके सामने आती ही है। विजय जानता है कि उससे कोई शादी नहीं करेगा। पर एक दिन विजय की जिंदगी बदली। ये लोग एक लड़की देखने गए। वो लड़की जो देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, ऐसे लग रहा था कोई मॉडल या फिर कोई फिल्म स्टार आ रही हो। विजय समझ गया था, मिस्टर विजय शर्मा, आज फिर रिजेक्शन ही झेलना होगा। मॉम ने कहा, तुम दोनों पास के आइसक्रीम पार्लर तक चले जाओ, कुछ बात भी कर पाओगे। विजय उस लड़की जिसका नाम आस्था था, पास ही के आइसक्रीम पार्लर में चला गया था। वहाँ जाकर उसने विजय से बार बार पूछा था कि विजय उसके बारे में कुछ जानना चाहता है या नहीं। उसने आइसक्रीम ऑर्डर की थी, विजय से उसकी चॉइस पूछी थी, विजय ने वो तक नहीं बताई थी। कहा था जो तुम मंगाओ वही ठीक है। वो लड़की भी विजय को वैसे ही देख रही थी जैसे अभी तक की 11 लड़कियां देख चुकी थी। पर विजय जानता था कि यहाँ पर खोने के लिए उसके पास कुछ नहीं है, इसलिए उसने पहली बार कॉन्फिडेंटली उस लड़की को बोल दिया था कि तुम 12वीं लड़की हो जिसे मैं देखने आया हूँ, और मेरी प्रोफाइल में बहुत सारी चीजें हाईलाइट की गई है, जैसे कि मैं प्रोफेसर नहीं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मेरी आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी क्योंकि मैं लोगों से बात नहीं कर पाता, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। आस्था ने भी विजय को उस दिन एक अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा सच बताया था। उसने बताया था कि आस्था के डैड का उसकी मॉम के साथ अफेयर था। दोनों की शादी नहीं हुई थी। उसकी मॉम प्रेग्नेंट हो गई थी और उसके डैड ने किसी और लड़की से शादी कर ली थी। वो बहुत छोटी थी तभी उसकी मॉम की डेथ हो गई और आस्था को यहाँ आकर अपने डैड के साथ रहना पड़ा। उसकी मॉम जो कि एक स्टेप मदर है और आस्था को अच्छे से ट्रीट भी नहीं करती। आस्था जिसने कहा कि मैं एक नाजायज औलाद हूँ, जिस पर विजय ने कहा कि उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए। कोई भी बच्चा नाजायज नहीं होता, नाजायज होता है वो रिश्ता जिसे माँ बाप बनाते हैं, और इसमें बच्चे की क्या गलती, इसलिए तुम अपने आप को नाजायज बिल्कुल मत कहो। ये सुनकर आस्था ओवरवेल्म हो गई थी और उसने कहा था कि हम दोनों अच्छे दोस्त बन सकते हैं। आस्था की मॉम और विजय की मॉम कुलीग्स थी, इसलिए उम्मीद थी विजय की मॉम को कि यहाँ से शायद हाँ हो जाए। पर 2 हफ्ते बीत गए थे, कोई रिस्पांस नहीं आया था। पता चला कि आस्था के डैड की डेथ हो गई है। विजय को आस्था के लिए बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि वो अपनी मॉम को ऑलरेडी ही खो चुकी थी, अब डैड को भी खो दिया है। विजय चाहता तो था कि फोन करके उसे कंसोल करे, पर अपने इमोशंस को हमेशा की तरह अपने मन में रख लिया था। कुछ दिनों के बाद आस्था की मॉम का फोन आया कि वो इस शादी के लिए तैयार है। विजय की खुशी का ठिकाना नहीं था, पर वो ये सोचकर बहुत हैरान था कि आस्था जितनी स्मार्ट, एक्सट्रोवर्ट, करियर ओरिएंटेड लड़की क्यों विजय के साथ शादी करना चाहती है। आस्था जो कि एक्सिस बैंक में जॉब भी कर रही थी। आस्था के आने से जहां विजय की जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आई, वहीं कुछ परेशानियां भी साथ में आपको फ्री में मिलती है ना, वो भी आ गई थी। आस्था जो बहुत कॉन्फिडेंट है, सेल्फ रिस्पेक्ट रखती है, पर वो विजय से बहुत ज्यादा डिफरेंट भी थी। जहाँ विजय जो बहुत इंट्रोवर्ट है, आस्था बहुत एक्सट्रोवर्ट है। विजय को अकेले रहना पसंद है, आस्था को लोग पसंद है। विजय को पार्टीज में नहीं जाना, पर आस्था की वो कमजोरी है। विजय जो कि एक ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करता है, आस्था को नॉन वेज बहुत पसंद है। विजय कभी ड्रिंक करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, वहीं आस्था का दिन ड्रिंक के बिना पूरा होता ही नहीं है। ऐसे 2 लोग मिलकर क्या एक अच्छा कपल बना सकते हैं? हर आस्था और विजय बना रहे थे, क्योंकि विजय जो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग नहीं है, वो अपने पार्टनर को स्पेस देता है, पर हर चीज की एक लिमिट है जो उसने अपने मन में ही डिसाइड की हुई है। आस्था
वो लिमिट नहीं क्रॉस करती, क्योंकि वो भी विजय को बहुत प्यार करती है। पर हर शादी की तरह ही एक और बड़ी प्रॉब्लम भी थी इस शादी में। विजय, जो अभी तक मामा's बॉय था, पेरेंट्स की हर बात मानता था, वो अब आस्था को बहुत प्यार करने लगा था, उसकी बातें मानने लगा था, उसके प्यार को बहुत ज्यादा चेरिश करने लगा था। ये बात विजय की मॉम को कहाँ ही गवारा होती। आस्था ने शादी से पहले ही विजय से कह दिया था कि अपने पेरेंट्स को बता दे कि वो एक नाजायज औलाद है। विजय ने अपने पापा को बता दिया था। उन्होंने कहा था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मॉम को बिल्कुल मत बताना, शायद उन्हें फर्क पड़े। विजय ने ऐसा ही किया। पर शादी के बाद विजय की मॉम को ये बात पता चल गई और उन्हें मिल गया एक बड़ा कारण आस्था के साथ हर वक्त लड़ाई करने का। वो आस्था को हर समय डिग्रेड करती, उसे बहुत बुरी तरह से ट्रीट करती, जो विजय को बिल्कुल अच्छा ना लगता, पर वो उन्हें कुछ ना कह पाता। जब ये पता चला कि आस्था नॉनवेज खाती है तो उनके गुस्से का ठिकाना नहीं था। ड्रिंक के बारे में पता चलने पर वो क्या करेंगी ये विजय नहीं जानता। खैर, एक दिन ये डिसाइड हुआ कि विजय और आस्था कहीं और शिफ्ट हो जाएं और मालवीय नगर में विजय और आस्था ने एक रेंटेड फ्लैट ले लिया। अब विजय और आस्था की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, लड़ाई का कोई रीजन नहीं था। आस्था विजय की मॉम से बात नहीं करती थी, पर हर सैटरडे को विजय अपने पेरेंट्स से मिलने जाता था। आस्था का तब ऑफिस होता था और विजय की छुट्टी। इस तरह से लाइफ बहुत स्मूथ चल रही थी। पर विजय, जिसका कहना है कि लोगों की बात करें तो चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, बट विजय की लाइफ में लूजिंग इज द ओनली कांस्टेंट। और विजय, जो 20 दिन के लिए स्टूडेंट्स के साथ गोवा ट्रिप पर गया था, 20 दिन के बाद 32 घंटे की जर्नी करके घर लौट रहा था, ऑटो पकड़ के वो मालवीय नगर के अपने फ्लैट में पहुंचा था। बेल बजाई तो दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत ने दरवाजा खोला था और दरवाजा खोलते ही उसे हक कर लिया था। विजय, जो कॉन्शियस हो जाता है कि कहीं आसपास कोई देख ना ले, वो पहले घर के अंदर आया था और उसके बाद आस्था को किस बैक किया था। आस्था ने उसे कह दिया था कि मुझे ऑफिस जाना है, तुम्हारा नाश्ता तैयार है, नाश्ता कर लो और रेस्ट कर लो, मैं शाम को लौटती हूँ। विजय चाहता था कि आस्था छुट्टी कर ले, पर आस्था, जो बहुत करियर ओरिएंटेड है, वो जो अभी प्रोबेशन पीरियड पर है, वो एक भी दिन की छुट्टी करना अफोर्ड नहीं कर सकती है। आस्था के जाने के बाद विजय फ्रेश हुआ और उसने अपना ब्रेकफास्ट किया। तब उसकी जिंदगी में वो फोन कॉल आया, जो ना आया होता तो विजय बहुत खुशहाल जिंदगी आज भी जी रहा होता। ये फोन चूंकि एक अननोन नंबर से था, फोन था रोटरी क्लब ब्लड बैंक से, जहां पर आस्था ने कुछ समय पहले ब्लड डोनेट किया था। उन्होंने पूछा, क्या हम आस्था शर्मा से बात कर सकते हैं? विजय ने कहा, मैं उसका हस्बैंड हूँ, बताइए क्या हुआ? उन्होंने कहा, आस्था के ब्लड में कुछ ऐसे फाइंडिंग्स आए हैं जिसे लेकर वो आस्था से बात करना चाहते हैं। विजय ने उन्हें कन्विंस किया कि वो उन्हें बता सकते हैं। तब उन्होंने कहा कि आस्था का ब्लड जो कि HIV पॉजिटिव आया है। विजय की दुनिया जैसे उलट पुलट हो गई, वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या सुन रहा है। उन्होंने कहा, हम कुछ भी कंफर्म नहीं कह सकते, आप टेस्ट करवा लीजिए। विजय बहुत परेशान हो गया था। HIV मतलब एड्स? विजय इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहता था। आखिर हमेशा उसी के साथ बुरा क्यों होता है? ऐसा थोड़ी हो सकता है, उसके साथ भगवान इतना बुरा नहीं कर सकते। उसने अगले दिन सुबह के लिए HIV के टेस्ट बुक करवा दिए थे। उसने अपना भी टेस्ट बुक करवाया था और आस्था से कहा था कि इंश्योरेंस के लिए कुछ टेस्ट करवाना जरूरी है, इसलिए सुबह ब्लड टेस्ट करने वाला आएगा। बहुत दिनों के बाद आस्था से मिला था, तो उन दोनों के बीच में फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए था। पर अगर आस्था HIV पॉजिटिव है तो ऐसा नहीं हो सकता। विजय ने आस्था को झूठ बोल दिया। उसने कहा कि उसे यूरिनरी इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से वो आस्था के पास नहीं आ पाएगा। आस्था बहुत डिसअपॉइंट हो गई थी। आस्था की डिसअपॉइंटमेंट मिटाने के लिए उस दिन विजय ने आस्था के लिए ऑमलेट बनाया था। बहुत खुश हुई थी। उसने विजय से कहा था, साथ में एक ड्रिंक भी हो जाए। वो फ्रिज में से वोडका ले आई थी और एक ग्लास विजय के लिए भी लाई थी, पर विजय ने मना कर दिया था। वो जाकर फ्रूट जूस ले आया था। उसने कहा कि मैं ड्रिंक नहीं करूंगा, जिस पर आस्था ने कहा, एक दिन तुम जरूर मेरे साथ ड्रिंक करोगे। विजय ने कहा, देखते हैं वो दिन कब आएगा। अगले दिन सुबह
टेस्ट हुआ और शाम को उसकी रिपोर्ट आने वाली थी। विजय बहुत रेस्टलेस हो रहा था। जब रिपोर्ट्स के बारे में पता किया तो विजय HIV नेगेटिव था, पर आस्था पॉजिटिव थी। विजय नहीं जानता था कि अब उसे क्या करना होगा, कैसे वो इस बीमारी को हैंडल करेगा। उसने लैपटॉप खोला, HIV के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, दिल्ली में HIV के लिए बेस्ट डॉक्टर ढूंढा। पास ही में सिलेक्ट सिटी वॉक के पास मैक्स हॉस्पिटल में उसे मिला डॉक्टर रजा का नंबर। विजय अकेला ही उनके पास चला गया। डॉक्टर रजा ने पूछा पेशेंट कहाँ है, जिस पर विजय ने कहा कि वो आस्था का हस्बैंड है और वो नहीं चाहता कि आस्था ये जाने कि उसे HIV है, क्योंकि अगर उसे पता चलेगा तो वो उदास हो जाएगी और वो जो हमेशा हंसती रहती है, मुस्कुराती रहती है, इतनी लाइवली है, वो उसे डल नहीं देख सकता, वो उसे उदास नहीं देख सकता। डॉक्टर रजा बहुत हैरान हुए थे। उन्होंने कहा कि जो भी HIV पॉजिटिव पर्सन यहाँ आता है, उसके रिश्तेदार या फिर उसके स्पाउस उसका कारण पूछते हैं, उस पर शक करते हैं कि शायद उसने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया होगा और तुम पहले ऐसे हस्बैंड हो जिससे सिर्फ अपनी वाइफ की मुस्कुराहट की चिंता है, सिर्फ उसकी हेल्थ की चिंता है। विजय ने कहा क्या कारण पता चल सकता है? डॉक्टर ने कहा नहीं, कारण पता नहीं चल सकता। तो बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से एक इंसान को HIV हो सकता है, और HIV एड्स नहीं होता। HIV से कोई मरता नहीं है, मरते हैं इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से, एड्स होने की वजह से आपकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, आपकी जो भी छोटी से छोटी बीमारी होती है वो ठीक नहीं हो पाती और आप सरवाइव नहीं कर पाते। तो डॉक्टर रजा ने कहा कि अगर प्रॉपर मेडिकेशन दी जाए, अगर प्रॉपर तरीके से ध्यान रखा जाए तो एक HIV पॉजिटिव पर्सन बहुत सालों तक जी सकता है। हाँ, कितना ये कह पाना मुश्किल है क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। विजय जिसकी शादी को अभी सिर्फ 3 महीने ही हुए थे, आस्था जिसकी उम्र सिर्फ 28 साल है, उसके साथ भगवान इतना बुरा क्यों कर रहे हैं? विजय के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? विजय जिसे हर समय फेलियर मिला, आज अपनी जिंदगी की इस रेस में भी वो हार गया था और वो बहुत ज्यादा हारा हुआ महसूस कर रहा था। पर उसे लाइवली रहना है, उसे खुश रहना है ताकि उसकी प्यारी वाइफ ये सब कुछ ना जान पाए। डॉक्टर ने कहा कि एक HIV पॉजिटिव पर्सन की केयर आपको एक बच्चे की तरह करनी होती है। उसे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बाहर नहीं भेज सकते, उसके खाने का ध्यान रखना होगा, वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, हर चीज का ध्यान रखना होगा ताकि उसे कोई भी और बीमारी कैच ना हो जाए। विजय ने डॉक्टर से एक फेवर मांगा था, कहा था कि वो अपनी वाइफ को यहाँ लेकर तो आएगा पर वो उसे ना बताएं कि उसे HIV है। डॉक्टर ने कहा था ये उनके प्रोटोकॉल के खिलाफ है, वो इस तरह से पेशेंट को झूठ नहीं बोल सकते। पर विजय की आंखों में आंसू देखकर डॉक्टर भी इमोशनल हो गए थे। उन्होंने कहा ठीक है, मैं कह दूंगा तुम्हें बहुत क्रॉनिक डिजीज है जिसके लिए तुम्हें बहुत केयर चाहिए। उसने डॉक्टर से कहा था कि वो उसके लिए 1 महीने का बेड रेस्ट भी लिख दें। डॉक्टर ने वैसा ही किया था। उस दिन जब आस्था घर लौटी तो वो बहुत एक्साइटेड थी। मंडे को उसका प्रोबेशन पीरियड खत्म होने वाला है और वो परमानेंट हो जाएगी। और यहाँ विजय जो चाहता था कि आस्था जॉब छोड़ दे। आस्था ने कहा तुम्हारी इस 25,000 की सैलरी में हम क्या क्या कर लेंगे? 15,000 तो रेंट ही है, 10,000 में क्या सारे खर्चे हो जाएंगे? जॉब तो मुझे करनी ही होगी। विजय ने कहा मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सपने पूरे करो, मैं चाहता हूँ कि तुम वो करो जो तुम हमेशा से करना चाहती थी। आस्था ने कहा मैं तो एक सुपरस्टार बनना चाहती थी। विजय ने कहा अच्छा सच में? आस्था हंसने लगी। उसने कहा हाँ, और मैं एक राइटर भी बनना चाहती थी। विजय ने कहा वाह ये अच्छा है, तो तुम एक राइटर ही बन जाओ, तुम बुक लिखो और वो बुक बहुत बिकेगी, फिर देखना हम कितने अमीर हो जाएंगे। आस्था ने कहा अगर किसी ने भी मेरी बुक ना पढ़ी तो? विजय ने कहा नहीं, तुम्हारी बुक देखना सब लोग पढ़ेंगे और वो बहुत पॉपुलर होगी, फिर हमें इतने सारे पैसे मिल जाएंगे और तुम एक सेलिब्रिटी भी बन जाओगी। आस्था ने कहा नहीं, मैंने 1 पेज लिखा था और मुझे उसी से पता चल गया कि मैं एक बहुत बुरी राइटर हूँ, मैं बुक नहीं लिख सकती। तुम पागलों वाली बात मत करो, मुझे अपनी जॉब करनी है। विजय आस्था को कन्विंस करना चाहता था कि वो जॉब ना करे। तब उसने आस्था से कहा कि वो डॉक्टर के पास गया था और आस्था को एक बहुत क्रॉनिक बीमारी है जिसके लिए उसे बेड रेस्ट करना चाहिए। आस्था ने कहा
तुम मेरे बिना क्यों डॉक्टर के पास गए? एटलीस्ट मुझे तो लेकर जाते। विजय ने कहा, रिपोर्ट आई तो मुझे टेंशन हुई, मैं अकेला ही चला गया। अब थोड़े दिनों के बाद तुम्हें भी ले जाऊंगा, पर डॉक्टर ने देखो ये दवाइयाँ लिखी हैं और बेड रेस्ट भी लिखा है। आस्था ने कहा, नॉट पॉसिबल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं बेड रेस्ट नहीं करने वाली। आस्था को बहुत दिनों से कोल्ड है और वो ठीक ही नहीं हो रहा। विजय ने कहा, देखो तुम्हारा इतना सा कोल्ड भी ठीक नहीं होता। आस्था ने कहा, तो क्या हुआ, ये तो कॉमन कोल्ड है, आज नहीं तो कल ठीक हो ही जाएगा। विजय आस्था को दुनिया की हर खुशी देना चाहता है। वो उसे एक बहुत खुशहाल जिंदगी देना चाहता है, उसकी हर इच्छा पूरी करना चाहता है, उसका हर सपना पूरा करना चाहता है। इसके लिए विजय ने आस्था की सबसे अच्छी दोस्त सरगम को फोन किया। सरगम और आस्था जो बचपन से एक साथ हैं, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। उसने सरगम को कहा कि आस्था को एक बहुत भयानक बीमारी है, वो चाहता है कि वो उसके सारे सपने पूरे करे। सरगम से ये भी कहा कि वो ये बात आस्था को ना बताए। सरगम जो अपनी दोस्त से बहुत प्यार करती है, बहुत चिंता में आ गई थी। उसने कहा कि एक बार हम दोनों ने कुछ इच्छाएं लिखी थी, एक लिस्ट बनाई थी कि मरने से पहले हम क्या करना चाहते हैं, और वो लिस्ट आस्था के पास ही होगी, उसने कहीं ना कहीं जरूर रखी होगी। विजय वो लिस्ट पाना चाहता है ताकि वो आस्था के सपने पूरे कर सके। उससे पहले वो ये भी चाहता है कि आस्था अपनी जॉब छोड़े, जिसके लिए वो आस्था के बॉस के पास गया। उसे जाकर बताया कि आस्था को एक बहुत ही भयंकर बीमारी है, जिसकी वजह से उसके पास ज्यादा जिंदगी नहीं बची है, और वो चाहता है कि आस्था जॉब छोड़ दे। और आस्था इस चीज के लिए नहीं मानेगी, इसलिए उसने बॉस से एक फेवर मांगा, कहा कि आप ही आस्था को निकाल दीजिए। उन्होंने कहा, आस्था एक बहुत ही हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय है और बिना किसी कारण के किसी को कैसे निकालें? जिस पर एक बार फिर विजय इमोशनल हो गया। उसने कहा, मेरी वाइफ की खुशी के लिए, आस्था की खुशी के लिए आपको ऐसा करना ही होगा। बॉस कन्विंस हो गया था। अब विजय को चाहिए थी वो लिस्ट, उसे पूरे करने थे आस्था के सपने। इसके लिए जब मंडे को सुबह आस्था ऑफिस के लिए निकली, तब विजय ने घर में ढूंढना शुरू किया आस्था की उस लिस्ट को। विजय को मिली एक डायरी जिसमें उसने ये लिस्ट रखी हुई थी, और उस डायरी में डैनियल नाम के किसी इंसान के बैंक अकाउंट्स भी लिखे हुए थे, उसके बारे में भी कुछ लिखा हुआ था। विजय नहीं जानता कि ये डैनियल कौन है, वो तो सिर्फ और सिर्फ उस लिस्ट में इंटरेस्टेड है जिसमें उसकी वाइफ ने अपने सपने लिखे हैं और वो उन सपनों को पूरा करना चाहता है। पर इस लिस्ट ने विजय को और भी ज्यादा टेंशन में डाल दिया, क्योंकि लिस्ट में लिखी है कुछ ऐसी चीजें जिन्हें पूरा करना विजय के लिए इम्पॉसिबल है। लिस्ट जिसमें फर्स्ट नंबर पर है कि वो एक बहुत अच्छी माँ बनना चाहती है। विजय नहीं जानता कि ये पॉसिबल हो पाएगा या नहीं। फिलहाल तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि उन दोनों के बीच में कोई फिजिकल रिलेशन है ही नहीं। दूसरे नंबर पर उसने लिखा था कि वो डैनियल से माफी मांगना चाहती है। वो नहीं जानता कि डैनियल कौन है। तीसरे नंबर पर उसकी इच्छा है कि वो किसी हीरो या सेलिब्रिटी से शादी करना चाहती है, बट उसकी शादी तो एक जीरो के साथ हुई है। फोर्थ नंबर पर वो चाहती है कि उसके पास 50 लाख या फिर 1 करोड़ का बैंक बैलेंस हो। पांचवें नंबर पर वो चाहती है कि वो एक बहुत बड़ी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करे जिसमें 2000 से भी ज्यादा लोग हों। विजय जिसके एक्सपेंसेस इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि वो एक छोटी सी पार्टी देने की भी हालत में नहीं है। 2000 गेस्ट, ये तो विजय के लिए इम्पॉसिबल जैसा है। 6 नंबर पर वो चाहती है कि वो किसी गॉसिप मैगजीन के कवर पेज पर फीचर की जाए, पर इसके लिए तो उसे एक सेलिब्रिटी होना चाहिए। क्या आम लोग गॉसिप मैगजीन में आ सकते हैं? विजय नहीं जानता कि ये भी पूरा हो पाएगा या नहीं। 7 नंबर पर उसने लिखा था बीबी, जिसका क्या मतलब है विजय नहीं जानता। विजय इस लिस्ट को देखकर बहुत अपसेट हो गया था, और जब भी वो बहुत अपसेट होता है, जब भी उसे कुछ चाहिए होता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने फादर के पास जाता है। डॉक्टर ने कहा था पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं यूज करना, इसका मतलब उसे कार चाहिए, और कार के लिए पैसे वो कहाँ से लाएगा? वो अपने पापा के पास पहुंचा और उन्हें बताया कि आस्था बहुत बीमार है, आस्था को HIV है, ये भी उसने बताया। उस समय मॉम घर पर नहीं थी, वो साउथ अफ्रीका टूर पर गई हुई थी, इसलिए विजय आराम से अपने पापा से बात कर सकता था। उसके पापा जो कि बहुत अंडरस्टैंडिंग है, उन्होंने कहा कि वो
कार के लिए पैसे दे देंगे, उनके पास इतने पैसे हैं। विजय ने पूछा उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए, जिस पर उन्होंने कहा रिटायरमेंट की सबसे अच्छी बात जानते हो क्या है? प्रोविडेंट फंड। और वही प्रोविडेंट फंड 2.5 लाख रुपए उन्होंने विजय को दे दिए और इन लोगों ने क्रीम कलर की एक टाटा नैनो खरीद ली, जिसमें विजय आस्था को आराम से ट्रैफिक से बचाकर, धूल मिट्टी से बचाकर हॉस्पिटल ले जा सकता है। इस सब के लिए आस्था को भी तो कन्विंस करना था। जब मंडे को वो बैंक से वापस आई तो वो बहुत उदास थी। उस दिन वो विजय के गले लगकर बहुत रोई थी। जॉब छूट जाने का उसे बहुत दुख था, पर विजय ने कहा, देखा, जो हम चाहते हैं भगवान भी वही करते हैं। मैं चाहता हूँ ना कि तुम अपने सपने पूरे करो, इसलिए भगवान तुम्हें वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। अब तुम घर में बैठो और एक बहुत अच्छी सी बुक लिखो। विजय चाहता था कि आस्था घर से बाहर ना जाए। आस्था ने विजय से पूछा कि तुम्हारे पास कार खरीदने के पैसे कहाँ से आए? विजय ने कहा कि उसकी प्रमोशन हो गई है, वो अब असिस्टेंट से एसोसिएट प्रोफेसर बन गया है और ये पैसे उसे कॉलेज से ही मिले हैं। आस्था की खुशी के लिए उसने उसे झूठ बोल दिया था। अब उसे पता लगाना था कि डैनियल कौन है, जिसके लिए उसने एक बार फिर सरगम को कॉल किया। सरगम ने बताया कि डैनियल आस्था का एक अच्छा दोस्त था, पर विजय इस बात को नहीं मानता। आखिर आस्था उससे माफी क्यों मांगना चाहती है? उसने जब बार बार पूछा तब सरगम ने बताया कि डैनियल उसका बॉयफ्रेंड था, वो उससे शादी करना चाहता था, पर आस्था ने विजय से शादी की, जिस वजह से वो डैनियल से माफी मांगना चाहती थी। एक्चुअल में डैनियल, जो कि एक कैथोलिक है, उसके पेरेंट्स अपने कल्चर में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। हिंदू लड़की से उसकी शादी नहीं करवाना चाहते थे। डैनियल जब यूएस से पढ़ने चला गया था तब उसकी मॉम बीमार हो गई थी। उसने आस्था से लोन मांगा था। आस्था ने उनके लिए वो लोन ले लिया था और जब इस सब के बारे में डिस्कस करने वो डैनियल के घर गई थी तब डैनियल के फादर ने उसे कह दिया था कि वो उसकी शादी डैनियल से नहीं कर सकते क्योंकि वो एक कैथोलिक नहीं है, वो एक क्रिश्चियन नहीं है। आस्था वहाँ से सीधा सरगम के घर चली गई थी और वहाँ सरगम से लिपटकर वो बहुत रोई थी। वो डैनियल से बहुत प्यार करती थी। डैनियल और उसका कई सालों का रिश्ता था। वो उसकी हर खुशी का ध्यान रखता था, उसे बहुत प्यार करता था, उसके सारे खर्चे उठाता था, उसकी हर इच्छा को पूरी करता था और उसके लिए दुनिया की हर खुशी लाना चाहता था। इतना अच्छा लाइफ पार्टनर किसी को किस्मत से ही मिल सकता है, पर आस्था की किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी और डैनियल के पापा से बात करने के बाद उसने डिसाइड कर लिया था कि वो उससे शादी नहीं करेगी। इन्हीं दिनों विजय का रिश्ता उसके पास आया था और उसने देखा था कि विजय एक बहुत ही बिलो एवरेज लड़का है और उसके साथ वो खुश नहीं रह पाएगी, पर उसने पाया था कि विजय एक अच्छा इंसान भी है। जब उसके पापा की डेथ हो गई तो उसकी जिंदगी में कुछ नहीं बचा था और उसने इस रिश्ते के लिए हाँ कह दिया था और आज वो बहुत खुश है विजय को पाकर। आज विजय उसके लिए सब कुछ है। आज वो डैनियल को याद भी नहीं करती। विजय ने सरगम से पूछा था क्या वो अभी भी डैनियल से मिलती है। सरगम ने कहा था मैं नहीं जानती। ये सब जानने के बाद भी विजय अपने पापा के पास गया था और उसने उनको सब कुछ बताया था। फुल लिस्ट भी दिखाई थी और कहा था कि इस लिस्ट को पूरा कर पाना उसके लिए इम्पॉसिबल है। तब विजय के पापा ने कहा कि एक पक्षी जो कि पेड़ पर बैठा होता है उसे कभी डर नहीं लगता कि डाल टूट जाएगी, क्योंकि उसे अपने पंखों पर विश्वास होता है। तुम्हें भी अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। अगर तुम अपने ऊपर विश्वास करोगे तो तुम दुनिया में कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी पा सकते हो और जो खुशियां तुम आस्था को देना चाहते हो वो तुम जरूर दे पाओगे। विजय नहीं जानता कि ये सब कुछ कैसे पॉसिबल होगा। विजय की मॉम जो कि एक जर्नलिस्ट हैं, उनकी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है सुधा आंटी, जो एक गॉसिप मैगजीन चलाती हैं। विजय उनके पास भी गया था। विजय ने उन्हें जाकर ये नहीं बताया कि वो अपनी वाइफ के लिए यहाँ आया है। उसने कहा कि उसके दोस्त की वाइफ है जिसे HIV है और वो चाहती है कि उसकी फोटो मैगजीन के कवर पेज पर फीचर की जाए। सुधा आंटी ने कहा कि हाँ फीचर की जा सकती है। अगर वो कुछ स्पेशल कर रही है तो 5 लाख, अगर नहीं कर रही तो 8 लाख। विजय ने कहा आप इसके लिए पैसे लेती हैं? उन्होंने कहा वैसे तो मैं 10 लाख लेती हूँ, पर तुम्हें डिस्काउंट दे रही हूँ। विजय ने कहा उनके पास तो पैसे नहीं है। तो उन्होंने कहा कि एक तरीका और है, हम एक स्टोरी बनाएंगे जिसका टॉपिक होगा हेट द सिन नॉट द सिनर। विजय ने पूछा सिनर क्यों?
उन्होंने कहा कि हम ये कहानी बनाएंगे कि वो बहुत सारे लोगों के साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्स करती थी, जिसकी वजह से उसे HIV हो गया और लोग अब उससे नफरत कर रहे हैं। पर विजय ने कहा ये तो झूठ है। उन्होंने कहा अगर फ्री में चाहिए तो तुम्हें यही कुछ करना पड़ेगा। विजय वहाँ से आ गया था, समझ गया था कि यहाँ उसका कुछ नहीं होने वाला। विजय बहुत बार बहुत उदास होकर घर पहुंचता, पर आस्था के सामने सब कुछ छुपाने की कोशिश करता। कई बार उसकी आंखें रो रो कर लाल हो जाती। आस्था पूछती तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? जिस पर विजय कहता आंख में कुछ चला गया था, इसकी वजह से उसने आज आंखों को ज्यादा मसल लिया है। आस्था जो कि बहुत काम हो गई थी इन दिनों, ज्यादा कुछ बोलती नहीं थी। विजय बहुत हैरान होता था, हमेशा शोर मचाने वाली आस्था आजकल इतनी शांति से कैसे बैठ रही है। ये लोग डॉक्टर के पास गए थे और डॉक्टर ने कुछ और टेस्ट भी लिख दिए थे। उस दिन घर आकर विजय आस्था से अपने बचपन के बारे में बात कर रहा था, कैसे उसके मॉम डैड उसके लिए लड़ाई करते थे और एक दूसरे के अगेंस्ट होते थे। उसके बाद मॉम आकर डैड के लिए माफी मांगती थी और डैड आकर मॉम के लिए। आस्था ने कहा तो क्या हुआ, ये तो होता ही है, आप अपने पार्टनर के लिए तो माफी मांग ही सकते हो। विजय यही सुनना चाहता था और ये सुनने के बाद उसने डैनियल के साथ मीटिंग फिक्स कर ली थी। वो डैनियल के घर चला गया था। आस्था के बिहाफ पर वो उससे माफी मांगना चाहता है, पर जब उसने डैनियल को बताया कि वो आस्था का हस्बैंड है तो डैनियल बहुत गुस्सा हो गया। उसने कहा आस्था की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें यहाँ भेजने की? उसने एक अमीर लड़के से शादी की, मुझे छोड़ दिया और आज वो तुम्हें भेज रही है माफी मांगने के लिए। अगर सच में उसे माफी मांगनी होती तो वो खुद आती। विजय ने कहा कि वो बहुत बीमार है, पर डैनियल कुछ नहीं सुन रहा था। वो कुछ भी मानना चाहता ही नहीं था और उसने विजय को घर से निकाल दिया था। पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था विजय। बारिश आ रही थी, आंखों में से आंसू बह रहे थे। तभी उसका फोन बजा। इस समय वो ये फोन अटेंड नहीं करना चाहता, पर फोन डॉक्टर रजा का था। विजय ने फोन उठाया तो डॉक्टर रजा ने कहा कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक न्यूज है। विजय ने कहा अच्छी है बुरी? डॉक्टर रजा ने कहा ये तुम्हें तय करना होगा। उन्होंने बताया कि जो आस्था के और टेस्ट हुए थे उससे पता चला है कि आस्था माँ बनने वाली है। विजय नहीं जानता कि इस समय उसे खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए। हर एक चीज के लिए वो खुश जरूर था कि आस्था जिसकी पहली विश थी एक अच्छी माँ बनना, उसका एक सपना तो पूरा होने वाला है। विजय अपने आंसू पोंछकर मिठाई का डिब्बा लेकर घर पहुंच गया था। उसने आस्था को मिठाई खिलाकर कंग्रेचुलेट भी किया था। ये खबर सुनकर आस्था बहुत खुश हो गई थी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। तब उसने विजय को बताया था कि कैसे उसकी सौतेली माँ उसके बर्थडे पर कभी कुछ नहीं करती थी और उसकी सौतेली बहन का बर्थडे सेलिब्रेट होता था, पार्टी होती थी, उसके बर्थडे पर कोई उसे ठीक से विश तक नहीं करता था। वो बहुत दुखी होती थी। अपनी माँ के बर्ताव को देखकर वो हमेशा सोचती थी कि वो अपने बच्चे के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करेगी और एक बहुत अच्छी माँ बनेगी। उसने विजय से कहा जब हमारा बच्चा होगा तो हम दोनों मिलकर उसे बहुत प्यार करेंगे, उसकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। विजय उसकी खुशी में खुश होना चाहता था। वो हमेशा से चाहती थी कि उसका बर्थडे बहुत अच्छा सेलिब्रेट हो। विजय ने कहा कि अब मैं तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करूंगा। आस्था ने कहा वो तो तब की बात थी, अब जिंदगी में चीजें बदल चुकी हैं, अब मुझे लोग नहीं चाहिए। अब मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा प्यार करने वाला हस्बैंड मिला है और अब मैं बर्थडे सब तुम्हारे साथ ही सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। विजय हैरान था कि उसकी ये हमेशा चर्पी नॉनसेंस वाइफ इतनी समझदार कैसे हो गई है। विजय आस्था को डॉक्टर के पास ले गया था। उसे बहुत चिंता थी। डॉक्टर ने कहा कि HIV के ऐसे केसेस हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। 50% चांसेस है कि बच्चे को भी HIV हो। विजय ने कहा वो ये बच्चा नहीं चाहता, उसे सिर्फ आस्था की चिंता है। पर डॉक्टर ने कहा हमारे लिए दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट हैं और तुम ये क्यों नहीं देखते कि 50% चांसेस है कि उसे HIV ना भी हो। विजय ने कहा अगर हुआ तो मैं कैसे हैंडल करूंगा। डॉक्टर ने कहा ऑलरेडी ही आस्था की प्रेगनेंसी को 3 मंथ्स हो चुके हैं और अब वो ये प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं कर सकते।
HIV पेशेंट की प्रेगनेंसी में उसकी डिलीवरी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एक HIV पेशेंट जिसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा डाउन होती जाती है, अगर उसका सिजेरियन करना पड़ जाए तो उसे बचाना बहुत मुश्किल है। जो ब्लड लॉस होगा उसे रोकना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए आस्था की जान को बहुत ज़्यादा खतरा है। पर आस्था जो माँ बनना चाहती है और विजय उसे ये खुशी भी देना चाहता है, इस समय अगर ये प्रेगनेंसी टर्मिनेट भी करने की कोशिश करेंगे तो वो भी आस्था के लिए इक्वली डेंजरस होगा। विजय नहीं समझ पा रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए, और जब भी वो परेशान होता है वो अपने डैड के पास जाता है। उसने अपने डैड से कहा कि अब ये सब कुछ हैंडल करना बहुत मुश्किल है, आस्था से उसकी बीमारी के बारे में छुपा पाना बहुत मुश्किल है। उसके डैड मुस्कुराने लगे। उसने कहा, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? उन्होंने कहा कि आस्था अपनी बीमारी के बारे में जानती है। विजय तो अभी तक सोच रहा था कि सिर्फ वो एक्टिंग कर रहा है, पर एक्चुअल में आस्था भी एक्टिंग कर रही है। आस्था विजय को खुश देखना चाहती है और विजय आस्था को। इसी को तो कहते हैं सच्चा प्यार। इस सच्चे प्यार की कहानी में आगे क्या होगा? क्या आस्था ठीक हो जाएगी, एक हेल्दी बेबी डिलीवर कर पाएगी? क्या विजय उसकी सारी खुशियाँ पूरी कर पाएगा? कहानी आगे बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको आगे की कहानी सुनने के लिए करना होगा इंतजार। अगले हफ्ते में लौट कर आऊंगी और कहानी को करेंगे आगे कंटिन्यू। तब तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास आ जाए और कहानी का अगला पार्ट आप एंजॉय कर सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। I'll be back soon with the continuation of the novel Her Last Wish by Ajay K. Pandey. Stay happy, keep smiling and keep waiting for me. Bye bye.